नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था, तो आज हमारा उसका लास्ट पार्ट है। आज से हमारा जो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड हमारी जो यूनिट है वो दिखाई, तो वो उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। एक ही दिन में वो पूरा थर्ड यूनिट आपका पूरा हो जाएगा। तो आज का हमारा जो यूनिट है उसमें हम लास्ट जो पार्ट है हमारा सेकंड यूनिट का, तो उसमें हम क्या देखेंगे, स्वरूपण शैलियाँ देखेंगे, संदर्भ की शैली क्या होती है वो देखेंगे, शोध निबंध एवं शोध प्रबंध, ये सारी चीज़ें हम आज क्लियर करने वाले हैं। और आज हमारा लास्ट पार्ट है ये शोध का, रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो सबसे पहले हम स्वरूपण शैलियाँ देखते हैं। तो स्वरूपण शैलियाँ क्या होती हैं? तो अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों और वेबसाइटों की एक सूची बनाएं जिसका प्रयोग किया गया हो। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रिपोर्ट लेखन की जो विधियाँ होती हैं उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। संदर्भ आप लोग समझते होंगे, आप लोगों ने पहले भी 12th में भी, जैसे इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, व्याख्या, और पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है लेखक के बारे में, लेखक का नाम, इस तरह से आप जानते होंगे ना। उसी तरह से जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने में क्या होता है, सबसे पहले आप उसमें क्या कहते हैं, सूची बनाते हैं, ग्रंथ सूची, जिसमें आप लेखक का नाम और किस पुस्तक से लिया गया है ना, और चैप्टर का नाम, इस तरह से आप एक वो लिखते हैं ना संदर्भ में। बस वही चीज़ होती है अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों का, मतलब जो पुस्तकें जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, डाटा एक संग्रह किया हुआ, संग्रहण किया हुआ है, उन सभी पुस्तकों का और वेबसाइटों का, जो भी जो आपने वेबसाइट यूज़ की है उस वेबसाइट का भी नाम लिखना होता है। इस तरह से आपको उसकी सभी पुस्तकों, सभी वेबसाइटों का नाम, है ना। तो जिस लाइब्रेरी में जाके जो भी पुस्तक आपने ली है, जो भी पुस्तक आपने डेटा कलेक्ट, बहरहाल डेटा कलेक्ट करने में आपने जो भी डाटा यूज किया है, जहाँ जहाँ पुस्तकों में, पुस्तकालयों में जाके जो पुस्तकें ली हैं, वेबसाइट, जो भी वेबसाइट ली है उसका नाम, तो उस तरह से आपकी एक सूची बनाई जाती है जिसको हम संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। तो बाद में फिर क्या होता है, जब आप सूची बना लेते हैं, बाद में स्रोतों की ये सूची आपको ग्रंथ सूची बन जाएगी। जब आप ये सूची बना लेंगे तो ये किस ग्रंथ सूची के नाम से जानी जाएगी, ये आपकी ग्रंथ सूची कहलाएगी। शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से दो शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब देखिए, जब आप शोध करते हैं तो उसमें क्या होता है, शोध या पेपर में जैसे भी आप सूची बना रहे होते हैं तो उस सूची को दर्शाने के लिए दो शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी वो दो शैलियाँ होती हैं जिसका वर्णन मैंने नीचे किया है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहली हमारी जो शैली होती है उसको हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA जिसको, अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। आपका APA को का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अब जैसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश में प्रोवाइड कर दीजिए। आप देखिए काफ़ी कमेंट्स मेरे पास, मैं हिंदी में आपको शोध लेकर के आई हूँ। आपके पास ऑप्शन होते हैं जब भी आप UGC का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंप्यूटर पे स्क्रीन में साइड में ऑप्शन होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। जिसको हिंदी में नहीं समझ में आए वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने हिंदी में इसलिए, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा लोग डिमांड थी, इसलिए मैं अभी आपका शोध जो है हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, अब यहाँ जैसे मैं बता रही थी, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। APA का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हिंदी में आपको नहीं समझ में आए, फ़ौरन आप UGC में जब एग्ज़ाम होगा आपका तो साइड में जो स्क्रीन पे दिया होता है तो उससे आप चेंज करके इंग्लिश में कर सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसको MLA कहते हैं। ये इनके दोनों के फुल फॉर्म है। तो आपको पूछ सकता है APA का फुल फॉर्म बताएं या MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तो आपके फुल फॉर्म की बात हो गई। अब इसका अर्थ मतलब क्या होता है APA और MLA का, तो आप ऐसे समझे, APA और MLA दोनों में ही निम्नलिखित मूलभूत जानकारियाँ होती हैं। मतलब किस तरह से क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ, दोनों को डिटेल में समझाने वाली हूँ। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ नहीं रही हूँ जिससे आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका इस यूनिट से ना छूट जाए, इसलिए पूरा ही हम आज शोध को क्लियर करने वाले हैं। इनको लिखने का मुख्य ढंग मुख्यतः निम्न संदर्भों में अलग अलग होता है। कैसे होता है? अब जैसे कि APA का थोड़ा ढंग अलग होता है लिखने का, और जो MLA का है उसका थोड़ा तरीका अलग होता है। तो पहले तो क्या करते हैं, दोनों का मतलब दोनों के बारे में पता करते हैं क्या होता है, दोनों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लेखक का नाम होता है। अब जैसे आप भी कोई भी आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लेखक का नाम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेखक का नाम, फिर पुस्तक, लेख का शीर्षक। आपने देखा होगा कोई भी पुस्तक है
लेखक का नाम ऊपर पड़ा है, फिर पुस्तक का नाम ऊपर दिया होता है टाइटल पे, है ना। तो इस तरह पुस्तक का नाम, फिर जनरल शीर्षक मतलब छोटा सा शीर्षक दिया होता है जो अंदर छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है, उसको हम जनरल शीर्षक कहते हैं, वो आपका होता है जनरल शीर्षक, है ना। फिर प्रकाशन का वर्ष, किस वर्ष में ये प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, किस वर्ष में प्रकाशित हुई है, किस वर्ष में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ, निबंध प्रकाशित हुआ है ना। तो आपका प्रकाशन वर्ष लिखना होता है। फिर प्रकाशन का स्थान, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, जब BHU बनारस में नागरी प्रचारणी सभा, तो कहाँ पे है, ये बनारस में है। तो प्रकाशन का वर्ष और प्रकाशन का स्थान, नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है, बनारस में, BHU में, ठीक है। फिर पृष्ठ संख्या, आपने जो डेटा मतलब जो आर्टिकल लिखा है तो वो कहाँ कहाँ से लिखा है आपको ये भी आपको दर्शाना होता है, और कितने पेज यूज करें। मान लीजिए जैसे 72 पेज नंबर 72 से लिया है आपने, उसके बाद कौन कौन से पेज से आपने डेटा कलेक्ट किया है, 72, 84, 86 एंड 88 या 92, 116, इस तरह से जो भी पृष्ठ संख्याएं हैं उन सभी पृष्ठ संख्याओं को आपको पूरा विवरण देना होता है कि आपने किन किन पृष्ठ संख्याओं का यूज किया है डेटा कलेक्ट करने में, कौन कौन आर्टिकल यूज करने में आपने कौन कौन पृष्ठ से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो सारा विवरण आपको पृष्ठ संख्या में देना होता है। APA MLA में यही होता है। तो अब आपका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, APA का थोड़ा सा तरीका अलग है और MLA का थोड़ा सा अलग है। लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अंतर है, इसमें आगे पीछे होता है थोड़ा सा। तो आप ये समझ लीजिए संदर्भ की शैली क्या होती है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो संदर्भ की शैली देखते हैं। तो MLA में क्या होता है, सबसे पहले MLA में जो हो, सबसे पहले MLA को पूरा फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, लेखक का सबसे पहले नाम दिया जाता है। इसमें MLA में सबसे पहले लेखक का नाम दे देंगे आपको, लेखक का नाम देना होता है। उसके बाद शीर्षक क्या है, आर्टिकल जो आपने आर्टिकल लिखा है उसका शीर्षक क्या है वो लिखना होता है आपको। फिर इसके बाद प्रकाशन का स्थान, कहाँ से आपने इसको प्रकाशित करवाया, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, उस प्रकाशन का स्थान आपको लिखना होता है। फिर प्रकाशक, मतलब किस प्रकाशन से आपने किया है उस प्रकाशन का नाम, जैसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किसी ने आर्टिकल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और उनका जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, तो इससे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, आपका अपना अलग प्रकाशक हो सकता है, तो आपको प्रकाशक का भी नाम लिखना होता है। फिर वर्ष, अब देखिए ये लिखने का तरीका जो है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लेखक का नाम, फिर बिंदु, फिर ये शीर्षक, फिर एक बिंदु, फिर प्रकाशन का नाम, फिर यहाँ पे ये अनुपात जैसा साइन दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रकाशक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ष, फिर ये क्या है, ध्यान दें आखिरी वस्तु है, वर्ष जो है हमारा, वर्ष लिखना होता है, वर्ष मेंशन करना होता है आपको, किस वर्ष में आपका ये प्रकाशित हुआ है किस वर्ष में, तो उसका वर्ष भी आपको मेंशन करना होता है। और ध्यान दें वर्ष जो होता है हमारा वो आखिरी वस्तु होती है। ये किसमें होता है, MLA में, जिसका पूरा फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षेप, मतलब कहाँ से, किस प्रेस से आपने प्रकाशित करवाया, किस प्रेस से छपवाया हुआ है, तो वो प्रेस का भी संक्षेप में UP दिया जा सकता है। जैसे UP में आपका UP है स्टेट, तो UP दिया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका MLA में संदर्भ शैली का तरीका, ठीक है। अब आप APA का समझ लीजिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसमें क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसमें MLA में पहले आपको लेखक का नाम, तो इसमें भी आपका पहले लेखक का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद ये आपका कोष्टकों में प्रकाशन का वर्ष, कोष्टक में आपको प्रकाशन का वर्ष दिया जाता है। यहाँ पे प्रकाशन का जो वर्ष है चौथे नंबर पे और यहाँ सेकंड नंबर पे आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही अंतर है, तो आप ये याद रखेंगे APA में कैसे लिखना है और MLA में। तो कोष्टकों में प्रकाशन का वर्ष ये कोष्टक में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के शीर्षक, फिर कॉमा, प्रकाशन का स्थान, कहाँ से प्रकाशित करवाया है वो स्थान लिखना होता है आपको। फिर प्रकाशक विद्यालय, किस विद्यालय, प्रकाशक में कौन सा विद्यालय, प्रेस का, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। फिर प्रेस को संक्षिप्त में नहीं लिखा जाता है बल्कि लटकदार, इसकी जो लिखावट होती है, APA की जो लिखावट होती है वो लटकदार लिखावट होती है, मतलब हैंगिंग इंडेक्स, ठीक है। तो ये इसकी जो लिखावट होती है वो लटकदार होती है। ये तो आपकी संदर्भ की शैली हो गई। अब आप देख लीजिए शोध निबंध एवं शोध प्रबंध क्या होता है, मतलब डिसर्टेशन एंड थीसिस। तो जो जैसे लघु शोध, जो छोटे छोटे शोध किए जाते हैं, लघु शोध, उसको हम डिसर्टेशन कहते हैं। और थीसिस किसको कहते हैं, जैसे PhD वाला शोध, PhD जो करते हैं उसको हम थीसिस कहते हैं।
तो भारत और यूरोप में शोध निबंध की स्नातकोत्तर की उपाधि है, जैसे MS, MTech और MSc और MPhil आदि। जैसे ये होती हैं आपकी स्नातकोत्तर वाली डिग्रियां, जैसे MS, MTech हो गया, आपका MSc हो गया, MPhil। तो इसमें जो शोध किए जाते हैं इनको लघु शोध कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिजर्टेशन। ठीक है, भारत, ये कहाँ पे होते हैं, भारत और यूरोप में शोध निबंध की जो स्नातकोत्तर की उपाधि है उसमें क्या है, जैसे स्नातकोत्तर में आता है MSc, MPhil, MTech, MS। ठीक है, ये जो डिग्रियां होती है इसमें जो शोध किए जाते हैं तो उसको हम लघु शोध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिजर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि भारत और यूरोप में इस तरह के जो लघु शोध किए जाते हैं वो भारत और यूरोप में किए जाते हैं, और इस तरह के शोध को हम डिजर्टेशन कहते हैं, जो लघु शोध होते हैं। और ये किस में होते हैं, स्नातकोत्तर में, MS, MTech, MSc और MPhil में। ठीक है, तो ये आपकी डिग्रियां हो गई। जो भी स्नातकोत्तर की डिग्रियां हैं उसमें जो शोध किए जाते हैं 6 मंथ के होते हैं, डिजर्टेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका भारत और यूरोप और लघु शोध। आप PhD के बारे में थोड़ी सी थीसिस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, शोध प्रबंध की परिणति, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मतलब PhD का क्या होता है फुल फॉर्म, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD होता है। और ये कहाँ पे होता है, USA में क्या होता है कि इसकी स्थिति जो है वो विपरीत होती है, उल्टा होता है USA में। जैसे भारत में क्या होता है कि लघु शोध को हम डिजर्टेशन कहते हैं और ये किस शोध निबंध में होता है, तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें PhD की जो डिग्री मिलती है वो डिजर्टेशन में मिलती है। इसमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD होता है। USA में स्थिति विपरीत है, वहाँ पे शोध निबंध से डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। वहाँ शोध निबंध से मतलब लघु शोध से जो है, डिजर्टेशन से वहाँ पे PhD की डिग्री मिलती है, और थीसिस से वहाँ पे स्नातक की डिग्री मिलती है। जो USA में है वहाँ पे विपरीत होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की जो डिग्री है वो डिजर्टेशन से यानी लघु शोध से मिलती है, और जो आपकी जो शोध प्रबंध से स्नातक की डिग्री मिलती है। और भारत में उल्टा है, विपरीत है उसका। भारत में डिजर्टेशन से लघु शोध की डिग्री और थीसिस से PhD की डिग्री मिलती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको शोध निबंध एवं शोध प्रबंध। अब आगे देखते हैं शोध नैतिकता। शोध नैतिकता देखते हैं, शोध नैतिकता क्या है। अब देखिए, शोध नैतिकता में निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई शोध कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें पूरी ईमानदारी के साथ आपको शोध करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं से भी डेटा, मतलब कोई भी पुस्तक है आप उसी को कॉपी कर ले और शोध करके जमा कर दें, तो ऐसा नहीं, कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ठीक है, और आपका वो कैंसिल हो सकता है, जो रिसर्च है वो कैंसिल कर दी जाती है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कई सारी पुस्तकें कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करके उनसे थोड़ा 2-4 टॉपिक इससे ले लिए, 2-4 उससे, इस तरह से आपने पूरा जो है अपना शोध तैयार कर लिया और जमा कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना, किन किन बातों का ध्यान है, पूरी ईमानदारी से आपको शोध करना। एक शोधकर्ता को पूरा ईमानदार होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि शोधकर्ता की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उन बातों का ध्यान रखें। किन किन बातों का शोध नैतिकता में, उसमें नैतिकता होना आवश्यक है शोध में। तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, शोध संबंधी आंकड़ों का संग्रहण। मतलब जो भी आपने आंकड़े यूज किए हैं, जहां जहां से आपने डेटा कलेक्ट किया है, उन सारे आंकड़ों को भी आपको उसमें दिखाना होता है, दर्शाना होता है, मेंशन करना होता है कि आपने इन आंकड़ों का उपयोग करके ही शोध किया है। और उनकी व्याख्या करनी होती है पूरा, कि कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है और किन किन पुस्तकों का उपयोग किया है, सारा कुछ आपको मेंशन करके उसमें दिखाना होता है, शो करना होता है कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है पहले और फिर उसको समझ के अपने विचार उसमें दिए हैं। इसी को शोध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है निम्न बातों का, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि सारे आंकड़ों का आपको विवरण देना होता है और उनकी व्याख्या करनी होती है। फिर क्या है, सेकेंड पॉइंट, शोध परियोजना की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा की करने की विधियां। उसकी सारी रिपोर्टिंग और समीक्षा करने की जो जो विधियां हैं शोध परियोजना की, वो सब आपको क्लियर करनी होती है, दिखानी होती हैं। शोध, थर्ड पॉइंट है, शोध करने वाले सभी शोधकर्ताओं का आपसी संबंध, उनके बीच समन्वय होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जो शोधकर्ताओं, मतलब जो शोध करने वाले लोग हैं और शोधकर्ताओं का आपसी संबंध, शोध करने वाले जो पहले शोध कर चुके हैं और शोधकर्ता जो शोध कर रहे हैं, तो उनका आपसी संबंध में समन्वय अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी ने कोई डेटा यूज किया है तो उसको दूसरों की, मतलब मैंने मेहनत की है तो दूसरों को मैं अपना डेटा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शोध करने वाले और शोधकर्ता दोनों का आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए। उसको डेटा दे देना चाहिए और फिर जो शोध करता है उसको वो डेटा यूज करके समझेगा, फिर अपनी तरह से उसको प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा, अपने विचार देगा, उसमें अपने तरह से वो शोध करेगा।
तो उसका आपसी संबंध और बीच में समन्वय अच्छा होना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ताओं एवं उन सभी कारकों के बीच आपसी संबंध जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब शोधकर्ता और उन सभी कारकों के बीच जो भी कारक है, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड वर्क कर रहा है, फील्ड में जाके शोध कर रहा है, और मान लीजिए वो अपने ही मोहल्ले में शोध कर रहा है, फील्ड वर्क, तो अपने मोहल्ले में जब उसका आपसी संबंध अच्छा होगा, अगर उसका आपसी संबंध अच्छा नहीं है, उसकी छवि खराब है, तो उसको डेटा मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो शोधकर्ताओं और सभी कारकों के बीच का संबंध जो है, आपसी संबंध है, उसको वो भी शोध को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसका जो आपसी संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी छवि जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसको डेटा मिलेगा। तो ये भी एक शोध नैतिकता का एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है शोध के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों और गैर आचरण एवं विवादों को हल करने के तरीके। अब देखिए, ये भ्रांतियां अच्छी होनी चाहिए, जो उत्पन्न होने वाली भ्रांतियां वो नहीं होनी चाहिए, गैर आचरण नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। शोध के दौरान जब भी हम शोध करते हैं तो उस समय भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, गैर आचरण और विवादों, इन सबसे दूर रहना चाहिए, तभी हम एक जो सफल शोधकर्ता वो कहलाएंगे। और शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम जो होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, जो भी शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम होते हैं, हमें उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए तभी शोध एक करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे शोधकर्ता कहलाएंगे। ये तो हो गया आपके शोध नैतिकता। कोई भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, मैं सारे पॉइंट क्लियर कर देने वाली हूँ। और एक पॉइंट आपका छूट रहा था, शोध में आईसीटी का प्रयोग किया। तो आईसीटी क्या होता है? कंप्यूटर, जिसको बेसिक भाषा में हम कंप्यूटर कहते हैं। तो आईसीटी मतलब आपका बेसिक लैंग्वेज में जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारा जो है कंप्यूटर कहलाता है, बेसिक भाषा में कंप्यूटर कहलाता है। तो शोध में आईसीटी, आगे आईसीटी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अभी सिर्फ इसका जो मेन जो मतलब हेडिंग है, अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाह रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका यूनिट होगा, आगे जो आपका यूनिट आएगा पूरा आईसीटी होगा, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। अभी छोटा छोटा आप इसका नाम और वो सब जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, शोध में आईसीटी का उपयोग बहुत व्यापक है। अब देखिए, बिना आईसीटी के यानी बिना कंप्यूटर के आजकल तो शोध हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना मुश्किल है। मतलब जब भी आप शोध करेंगे, भाई टाइपिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर से करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी डाटा इकट्ठा करें तो सैम्पलिंग कौन करता है? कंप्यूटर करता है आपकी, ठीक है। और सारा जो डायग्राम बनाते हैं उसमें सब में हेल्प आपकी कंप्यूटर से ही होती है। बिना कंप्यूटर के तो बहुत मुश्किल है शोध करना। तो इसलिए शोध में आईसीटी का प्रयोग बहुत व्यापक है। इसके बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। कई शोध अध्ययन कंप्यूटर और विशेष रूप से आईसीटी के उपयोग के बिना नहीं किए जा सकते। जो कई तरह के जो शोध होते हैं हमारे, जिसका हम अध्ययन भी कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकते, और मतलब कुछ भी आज का जो शोध है, वर्तमान समय में जो शोध किया जा रहा है, वो हमारा आईसीटी के बिना हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकता। तो जहाँ पर जटिल संगणना, डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर, इसमें क्या किया जाता है? डेटा विश्लेषण, मॉडलिंग, जो भी मॉडलिंग वगैरह होती है वो भी हमारी कंप्यूटर से ही होती है। इसकी मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग अध्ययन के सभी चरणों में किया जाता है। अब देख लीजिए, ये तो आपने मोटा मोटा बात जान ली। अब क्या क्या होता है इस पर थोड़ा सा ये जान लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या होता है? सांख्यिकी विश्लेषण उपकरण। अब आप लोगों ने जिसमें जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें लास्ट में एमएससी किया होगा, वो लोग जानते होंगे कि सांख्यिकी बनानी होती है, तो उसके लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। उससे आप बहुत इजी जो है सांख्यिकी बना पाते हैं। उसके लिए भी आपको आईसीटी यानी कंप्यूटर का प्रयोग करना होता है, ठीक है। डेटा विश्लेषण उपकरण, जब भी आपको कोई डेटा लेते हैं तो कहाँ कहाँ से लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए भी आईसीटी यानी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अन्य सांख्यिकी उपकरण, जो भी और अन्य सांख्यिकियाँ आपने उपयोग में लाई हैं उस सांख्यिकी बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, उसमें भी आपका जो है कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वर्ड प्रोसेसर पैकेट, इसमें भी आपकी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। मोटा मोटा हम नाम जान लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या आता है? MS पावर पॉइंट होता है, लोटस होता है। आप नाम लिखते जाइए और इसको एक बार माइंड में अपने सेटअप कर लीजिए, बस इससे आपका काम हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रस्तुति सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके अंदर कौन कौन से वो यूज किए जाते हैं? द MS पावर पॉइंट, लोटस, फ्रीलांस ग्राफिक्स एंड कोरल प्रेजेंटेशन, एप्पल की नोट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये किसके अंदर आती है? प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर।
आपको नहीं समझ आता है, आप साइड में जाके इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। DBMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डाटा को मैनेजमेंट किया, डाटा मैनेज किया जाता है। उसके अंदर तो किसके अंतर्गत आता है ये? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इससे होता है, फॉक्स प्रो से होता है, इंग्रेस से होता है और पैराडॉक्स से। इन सभी चीज़ों से जो है डाटा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये डाटा मैनेजमेंट की जो चीज़ें हो गई ये आपका हो गया। और DBMS का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ब्राउजर के अंतर्गत क्या होता है? मोजिला, फायरबॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, क्रोम, सफारी, ETC, ये सारी चीज़ें आपकी ब्राउज़र के अंदर आती हैं। इंटरनेट टूल्स के अंदर क्या आता है? गूगल, याहू, एक्सिट, एफ्ला, विस्टा, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के अंदर आती हैं। ऑनलाइन डेटा, दस्तावेज, मतलब ऑनलाइन डेटा आपको इधर से उधर भेजना होता है, दस्तावेज प्रबंधन, वो किससे आता है? गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, गूगल डॉक्स, MS स्काई ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 365। आगे ICT में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली, और भी सिर्फ इसमें जो है सिर्फ एक ICT का जो वो दिया गया, आप उसका नाम जान लीजिए। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखेंगे, उसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ जितना जरूरी है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। आज पूरा यूनिट खत्म होने वाला है आपका, और थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया, वो भी आप लोग देख लीजिए। एक है हमारा ऑनलाइन डेटा संग्रह, जिससे हम डेटा संग्रह करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं आप तो वो किससे करते हैं? ऑनलाइन क्वेश्चनायर्स जो होते हैं उससे हम डेटा सारा एकत्र करते हैं। जो भी डेटा आपने जहाँ से लिया है उससे क्या होता है? ऑनलाइन डेटा क्वेश्चनायर्स, तो इससे जो है आप एकत्र करते हैं। ऑनलाइन सर्वेस जो होते हैं किए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ऑनलाइन डेटा संग्रह, इसके अंदर आते हैं। और कोलाब्रेशन टूल्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। स्काइपे के अंदर क्या आता है? वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्काइपे के अंदर आती है। तो अब क्वेश्चन यही से बनते हैं कि स्काइपे के अंदर कौन कौन से वो आते हैं? तो वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस किसके अंदर आता है? स्काइपे के अंदर। मैचिंग दे देते हैं कभी कभी कि आप मैचिंग कीजिए, स्काइपे के अंदर क्या आता है? वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ऑनलाइन डेटा संग्रह के अंदर। ऑनलाइन क्वेश्चनायर्स, ऑनलाइन सर्वेश, कोलाब्रेशन टूल्स स्काइपे के अंदर, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल हैंगआउट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन डेटा संग्रह के अंदर आती है। आधुनिक अनुसंधान उपकरण, उसके अंदर क्या आता है? जोटेरो, एवरनोट। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो गई हैं। आज से आपका जो यूनिट सेकंड है वो पूरा कंप्लीट हो गया। कल आपका यूनिट थर्ड जो है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, एक दिन में हो जाएगा। और बहुत जल्दी जून में जो आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, उससे पहले मैं आपके सारे जो 10वीं यूनिट हैं, जैसे कि मैंने वादा किया है, तो वो मैं पूरा करूँगी। सारे यूनिट आपके जो है वो कवर करा दूंगी। कुछ लोग PDF मांग रहे हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आज जो है शाम तक मैं आपको एक नंबर दूंगी, उसके थ्रू मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, और आप लोग उस पर मैसेज करें। जिसको भी PDF चाहिए मैं आपको एक नंबर पिन कर दूंगी मैसेज पे, तो उस पर आप लोग जो है अपना मैसेज करें, तो उसको PDF जिसको चाहिए होगी तो मिल जाएगी। और PDF वही मिलेगी जितनी मैं क्लास ले रही हूँ, दे चुकी हूँ, जितना मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ PDF उतनी ही मिलेगी। सारी PDF एक साथ नहीं मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि क्या है फिर मैं आपको लाइव वीडियो डालूंगी, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा लाइव। और तो इसलिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।